हाँ, मुझे ये पूछना था कि जैसे हद के ड्रामा में कितने कितने एक्टर्स काम कर रहे हैं या कितनों ने रोल किया है वो समझ आता है, कितने पार्टधारी है। तो यहाँ पे ब्रॉड ड्रामा में, बेहद के ड्रामा में कितनी आत्माएँ अपना रोल प्ले करती है या कितनी आत्माएँ इसमें शामिल है, ये क्यों नहीं सम पता चलता? आपने कभी मूवी देखी होगी, कभी उसमें ध्यान दिया है कि पूरे 3 घंटे की मूवी में आपकी नजर किस पर रहती है? हाँ, सभी लोग मेन बताएं। एक्टर मेन एक्टर वो हमेशा ध्यान रखिएगा। संसार की भी नजर मुख्य एक्टर पर होती है, मुख्य पाठधारी पर होती है। बाकी जो आजू बाजू में होते हैं वो कब आए, कब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर इमर्ज हुए और कब मर्ज हो गए, दुनिया उसकी परवाह नहीं करती है। ये कंसेप्ट है, समझने की बात है। क्यों? जब किसी के पास हीरा हो हाथ में, सबसे वैल्यूएबल होता है हीरा हो हाथ में, तो क्या चांदी और छोटे मोटे टुकड़ों की कोई ख्याल करेगा? नहीं ध्यान देता। ये समझने की बात है, ह्यूमन माइंड को भी समझेंगे तो भी बात समझ में आती है। इसीलिए इसको कहते हैं रचना। कोई चीज रची हुई है, वैसे आप उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा तो ही H2O बनता है, तो भी वाटर बनता है। केमिकल रिएक्शंस होती है ना, वो भी एक पर्टिकुलर से निश्चित है, वो हम कहें वो उसमें मिलके ही क्यों बनता है। तो ये बात समझ में, इसी तरह से यहाँ पर भी हमें सिर्फ कंसेप्ट समझना है। ज्ञान सिर्फ समझ का विषय, हम उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। ऐसे यहाँ पर भी हम किसी को काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, सिर्फ समझ सकते हैं कि जब अति का टाइम होता है, यानी कि अंत का समय होता है, तो सबकी नजर किस पर होती है? हीरो पार्टनर। क्योंकि वो इतने ऑलरेडी कलयुग के अंत में सब दुखी हो चुके होते हैं कि उन्हें बाकियों से मतलब नहीं होता। कौन कितने आए कितने गए कोई परवाह नहीं। परवाह तो करता है केवल हीरो पार्टधारी की। नजर सिर्फ उसके ऊपर होती है, बाकियों पर नहीं होती है। इसलिए यहाँ गिनती की बात नहीं कर सकते। आगे बढ़ा जाए कपिल भाई? हाँ, हाँ जी। ठीक ठीक। तो हम लोग का प्रश्न चल रहा था, टॉपिक चल रहा था कि केंद्र। केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अपना केंद्र क्या रखते हैं इसको थोड़ा महावाक्यों के आधार पर समझ लेते हैं। मुरली में कहा जाता है, राजयोगी हो तुम बच्चे, राजयोग सीखने आए हो, और राजयोग सीख कर क्या बनते हो? राजा बनते हो। तुम्हारे अंदर राजाई की क्वालिटी आती है। और प्रत्येक राजा की क्या होती है? अपनी अपनी क्या होती है? धारणा शक्ति। राजधानी होती है ना? अब राजा की राजधानी होती है, राजा की धारणा शक्ति। अब इसी बात को गहराई समझिएगा। तो भारत का उदाहरण लेते हुए बताया जाता है कि भारत में ही पहले जो दिल्ली थी, अब उस एक पुरानी दिल्ली होती है और एक होती है नई दिल्ली। तो पहले जो पुरानी दिल्ली थी उसको अंग्रेजों ने क्या किया? बदल कर नई दिल्ली उसकी राजधानी कर दी, ऐसे बताया जाता है। तो वो इशारा देते हैं कि राजधानी बदल भी सकती है। राजधानी पहले पुरानी होती है, पुरानी से नई भी हो सकती है। तो पुरानी राजधानी नई राजधानी की बात हम बाहर नहीं देख सकते, ये वास्तव में राजा की धारणा शक्ति की बात है। राजधानी, अब प्रत्येक जो राजयोगी होगा वो जरूर उसके अंदर राजाई करने की क्वालिटी आएगी, और वो राजा भी होगा। बाहर से दिखाने के लिए नहीं, वो तो गुण ही उसके आ जाते हैं। तो यहाँ पर उसकी राजधानी होती है। अब सोचने का विषय है कि प्रत्येक राजा जितनी भी अपनी राजधानियां बनाता है वो कहाँ बनाता है? सेंटर प्लेस पे बनाता है, केंद्र पे रखता है। और उसकी जितनी भी सारी प्रजा या जितना भी उसका कार्य व्यवहार चलता है वो कहाँ से चलता है? सेंटर से चलता है। जैसे अभी हमारे इंडिया में, इंडिया से का जो सेंटर प्लेस है वो क्या है? न्यू दिल्ली। वहां से सारा कार्य व्यवहार चलता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? देश की राजधानी, भारत की राजधानी। तो एक योगी का जो व्यक्तित्व होता है उसकी धारणा शक्ति ही उसका केंद्र होता है। केंद्र।
और प्रत्येक ड्रामा अपने केंद्र से ही जुड़ा होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। केंद्र से जुड़ जाता है तो वो उसके किनारे किनारे ही घूमता है। अब वो केंद्र को छोड़ नहीं सकता। केंद्र को छोड़ेगा तो उसका ड्रामा ही बदल जाएगा। उदाहरण देते हैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए हम पैदा हुए हैं देश की रक्षा के लिए, देश स्वतंत्र रहे, एक उदाहरण ले रहे हैं, देश आजाद रहे, गुलामी ना करे किसी की, हमारे यहाँ सबके पेट भरे, खेती खलियान बना रहे। एक देशभक्त की ऐसी अभिलाषा रहती है, उसकी ऐसी ही बुद्धि में वो समझता है मैं इसीलिए पैदा हुआ, मुझे मेरे देश हमेशा ही खुशहाल रहना चाहिए। बचपन से उसके अंदर ऐसे ही गुण हैं, ऐसे ही उसके अंदर सोच है, क्योंकि उसकी इसीलिए कहते हैं ना इसका खून ही ऐसा है। तो बाहर के खून की बात तो बाद में होती है, यहाँ मूल है संकल्पों का खून, विचारों का खून, जिसको कोई कभी बनाता नहीं है, वो ऑटोमेटिक चलते रहते हैं, क्योंकि वो पैदा ही सृष्टि रूपी रंगमंच पे उसी के लिए हुआ है। उसको हम मुरलियों की भाषा में क्या कहते हैं? स्वधर्म। स्व शरीर की बात नहीं है, स्व मतलब तुम, तुम्हारा अस्तित्व इस रंगमंच पर बना ही इसलिए है कि तुम अपने धर्म की रक्षा करो। स्वधर्म, तो तुम्हारे अस्तित्व का केंद्र क्या हो गया? तुम अपने केंद्र से जुड़े रहोगे तब तक तुम्हारी रक्षा होती रहेगी, क्योंकि तुमने अपने धर्म की रक्षा करी है, जिसलिए तुम पैदा हुए हो, तुम वही काम कर रहे हो, तब तक वो धर्म भी तुम्हारी रक्षा करेगा। और जब तुमने अपना धर्म छोड़ दिया, अपना वास्तविक धर्म छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा? अपने मार्ग से भटक गए तो क्या हो जाएगा? वो धर्म भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा है ना? और जब हम अपने उससे हट जाते हैं, केंद्र से हट जाते हैं, तो ड्रामा ऐसा बना हुआ है कि तुम्हें अपने केंद्र पर लाने के लिए वो भी तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। हाँ, तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और लगता है वो हमारे ऊपर हावी हो रहा है, परंतु वास्तव में हमारी ही कृति है, रचना है। तुम अपनी सीट पर सेट नहीं हो रहे हो। आपने शायद सुना हो, मुरलियों में एक पॉइंट आता है, ड्रामा तुमको तुम्हारी सीट पर सेट करना चाहता है। सुना होगा आप लोगों ने पॉइंट, किसी ने सुना? ड्रामा तुमको तुम्हारी नारायण को अपनी सीट पर सेट करना चाहता है। तो इशारा पकड़िए, ड्रामा वास्तव में दिखता है कि वो हम पर हावी हो रहा है। हम कहते हैं अरे हम तो ड्रामे के बंधन में, परंतु ये बंधन कैसा है? जैसे हमने वृक्ष को पकड़ रखा है और कहते हैं वृक्ष ने हमको जकड़ रखा है। वही बात है समझने की। हमने उसको पकड़ रखा है। कहाँ से पकड़ते हैं? कहाँ से पकड़ते हैं हम वृक्ष को? हाथ पांव की स्मृति से। कहाँ से पकड़ते हैं? बीज से। हाथ से पकड़ते हैं, पांव से पकड़ते हैं, स्मृति से पकड़ते हैं। कहाँ से पकड़ते हैं? बुद्धि रूपी हाथ। स्मृति से। हाँ, स्मृति से पकड़ रखा है। स्मृति में वो भान है तुम्हारे अंदर, इसलिए तुम पकड़े हुए हो ड्रामे को, वरना तुम किसी क्षण भी मुक्त हो सकते हो, स्वधर्म में टिक सकते हो, देह के धर्म से बाहर आ सकते हो। तो यहाँ समझने की बात है बंधन को और केंद्र को समझना, कि केंद्र पर लाने के लिए ही वो सारे, जिसके लिए दीदी ने एक दिन एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, कि ये ड्रामा क्या करता है, हमें केंद्र की तरफ धकेलता है कि तुम अपनी राजधानी, अपनी सीट पर सेट हो, तो अपने स्वधर्म को पहचानो। तुम इसलिए नहीं पैदा हुए हो जो तुम कर रहे हो, ये तुम्हारा कार्य नहीं है। जिसका काम उसी को साजे, नहीं तो सर पर डंडा बाजे। ऐसी कहावतें बन जाती हैं। लेकिन अनुभव के रूप में देखा जाए, शायद हम दूसरा काम भी करना चाहते हैं इसके अतिरिक्त, फिर भी वहाँ दिल नहीं लगता है। ये बात कैसे साबित होगी?
हाँ, तो वही बात तो आपने बोल दी, आपके प्रश्न में ही उत्तर समाया हुआ है। कैसे दिल लगेगा? जिसने कभी दिल गधी से लगाया ही ना हो और फिर लगाना पड़ जाए, पर याद आती हो, तो कैसा अनुभव होगा? बोझ अनुभव होता है। मजबूरी है, हम लोग की मजबूरी। इसीलिए क्या कहते हैं ड्रामे में, क्या है? मजबूरी है, मोहब्बत नहीं है, मजबूरी है। क्योंकि वहां सत्य नहीं है, असत्य है। तो असत्य कैसा काम कराता है? इसके लिए कहावत नहीं आपस में कहते हैं, क्या कहते हैं? मजबूरी का नाम, पाबंदी। हाँ, मतलब अधोमुखी मन। हमारी मजबूरी का नाम अधोमुखी मन है, महात्मा गांधी बोल देते हैं। अर्थात उन्होंने प्रपंच फैला दिया पूरा। तो हमने जो प्रपंच फैलाया वो हमारी मजबूरी बन जाती है और कुछ नहीं। ड्रामा क्रिएट हो जाता है। आपने नर जो बताया, जो आपने जो भाव बताया ना कि जब तक अव्यक्त स्थिति या सेंट्रलाइज बुद्धि एक परिपक्व स्टेज में नहीं आती तब तक राजधानी तैयार हो ही नहीं सकती, यही कहना है ना? हाँ, ड्रामे से कनेक्टेड और कोई प्रश्न? ड्रामा का ये बात समझ में आ रही ना कि ये, एक और बात बता देते हैं। दुनिया में जब हमारी दैहिक बुद्धि होती है तो हमें ड्रामा डराता है, और जब हम अपने केंद्र पर आते हैं, आत्मा समझने लग जाते हैं, तो उसके लिए हम अपनी कृति को, अपनी रचना को खुद ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं। कृति को ड्रॉ करते, ड्रॉ मतलब बनाना, एक इंग्लिश का शब्द है ड्रॉ। ड्रॉ मतलब बनाना। तुम उसका रेखा चित्र खुद बनाते हो, तुम उसका नक्शा खुद बनाने वाले हो। इसके लिए एक बहुत सुंदर कहावत है कि हम अपने भाग्य के निर्माता, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है। और इस बात पर भारतवासी बहुत गहराई से सदा ही विश्वास करते रहे हैं। परंतु समय है, समय की चाल। जब द्वैतवाद आता है और द्वैतवाद बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं विदेशियों के चंगुल में आ जाते हैं। पराधीन सपने हूँ सुखना ही। शॉर्ट में ऐसा ही बोल सकते हैं ना कि अपना जो रिमोट कंट्रोल है दूसरे के हाथ में दिया जाता है, ऐसा होगा। बिल्कुल। ज्योति जी, आप कुछ पूछ रही हैं? अंजना जी? हाँ, हाँ जी, प्रश्न आपके अंदर से कुछ आ रहा है, लग रहा है। नहीं अभी नहीं आ रहा है क्योंकि अभी थोड़ा ठीक, का वो चल रहा चलिए, है। कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है फिर। दीदी, एक प्रश्न है। कहते हैं ना कि ड्रामा तो बना बनाया है, उसमें नया कुछ ऐड नहीं कर सकते ना, तो फिर बोलते हैं मुरली में कि पुरुषार्थी चाहे तो 1 सेकंड में रंग से राजा बन सकता है। इसको थोड़ा क्लियर करिए दीदी। हाँ, बहुत बढ़िया। ड्रामे के अंदर ले जाइए अपने आप को, ड्रामे के अंदर। आप वहाँ पुरुषार्थी हैं कि नहीं? पुरुषार्थी है। ड्रामे के अंदर पहुंचिए, वहां बताइए पुरुषार्थ है कि प्रकृति अर्थ होता है वहाँ? वहाँ प्रकृति अर्थ है ड्रामे का। तो ड्रामे के अंदर तो आप पुरुषार्थी हैं ही ना। जो पुरुषार्थी तो ड्रामे के बाहर होगा, पुरुष की बात कर रहे हैं ना। तो पुरुषार्थी 1 सेकंड में कुछ कर सकता है। रंक से राजा बनने का मादा यहाँ प्राप्त कर सकता है। और जो पुरुष है ही नहीं,
प्रकृति की क्या खास बताई? प्रकृति ऊंची उठती है कि चौड़ी होती है? चौड़ी हो जाती है। चौड़ी हो, ऊंचा कैसे उठेगी? पृथुल्यातिथि पृथ्वी, वो उठ भी नहीं सकती, क्योंकि वो अंधी है कि पुरुष अंधा होता है? प्रकृति की आंखें नहीं होती हैं। पैर है, चौड़ा कर लो जितना चौड़ा हो सकता है, भगा लो। पुरुष के पास आंखें हैं, तो ड्रामे से बाहर है। और अब आपने पूछा ड्रामा बना बनाया है, तो जब आप ड्रामे के अंदर हैं तो आप बताइए, बंधन महसूस करती है कि नहीं महसूस करती हूँ? हाँ, ड्रामे के अंदर, ड्रामे के अंदर अब आपके लिए बना बनाया है, आप क्या बदलाव करेंगे उसमें? अब पुरुष पहले बदलाव बाहर आया तो वो तो ही मादा बदल- पैदा कर सकता है। हाँ, मादा पैदा कर सकता है। बदलना मतलब क्या? मादा पैदा कर सकता है, वही मादा जो हम भूल गए हमारे अंदर का मादा था, जो हमारा वास्तविक रस है, हमारा स्वधर्म है, हमारी वास्तविकता है। सबको अपनी वास्तविकता में ही अच्छा लगता है, सबको अपने घर में ही शांति मिलती है। हमें वास्तविकता पहचान नहीं, इसलिए हमें दुख होता है, इसे हमें बंधन महसूस हो रहे हैं। और जब हम वास्तविकता में आते हैं तो बंधन भी कैसे हो जाते हैं? सात्विक, सात्विक हैं, सत्य के आधार पर बने हुए। क्योंकि हमें क्या पता है, ड्रामे के बंधन में तो आना ही है, तो क्यों ना सात्विक बंधन बनाए जाए, ऊंचे से ऊंचे बंधन बनाया जाए, अपने जीवन की ऊंची से ऊंची परिभाषाएं बनाई जाए, नैतिकता के ऊंचे से ऊंची नींव रखी जाए, तो हमारा जीवन भी कैसा रहेगा? उत्कृष्ट, एक हीरो पाठधारी की तरह। उसी को हम कहते हैं पुरुषार्थ का मादा। बाबा ने एक बात बताई, एक सिपाही जो बाबर का पार्ट बजाता है, वो स्टेट लाइन में पढ़ाई करता है, तो एक ही उसके अंदर एक ही सिप होती है, वो राजा बन जाता है। मना अगले जन्म में वो अपनी ऐसा पुरुषार्थ करता है, रंग से राजा बन जाता है। वो किस सिप के आधार पर, कैसे कैसे? वो आत्मबल का बात है ना, वो आत्मबल को आपको बताएं कैसे? वो बताने के लिए उदाहरण लिया गया है। देवबल से तो नहीं कर सकता कोई, देवबल से आज तो देवबल का बोलबाला है, तो देवबल से भी करते हैं, परंतु आत्मबल को समझाने के लिए बात बताई गई है कि आत्मबल से क्या कर सकता है? रंग से राजा बन सकता है। और वो मादा कहाँ पैदा होता है? हाँ जी, हाँ, ड्रामा से बाहर रहते हैं तो मादा पैदा हो सकती है, क्योंकि ड्रामा के अंदर तो बंधन है ना, ड्रामा के अंदर पुरुष नहीं है, प्रकृति है, क्योंकि तब हम प्रकृति की परिभाषाओं में होते हैं। ये वाला आंसर हो गया? कौन सा प्रश्न? नहीं, अगर ये कंप्लीट हो गया हो तो फिर हम दूसरा करें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें पिछली क्लास में हुआ था ना कि ड्रामे को ड्रामे की तरह देखना आना चाहिए, उसके लिए 3 बातों का ज्ञान होना चाहिए: व्यक्ति, स्थान और वायुमंडल। तो इसको कैसे समझेंगे? प्रश्न है कि ड्रामा को ड्रामा की तरह देखना आना चाहिए। ड्रामा को ड्रामा की तरह देखना ही नहीं आएगा तो क्या होगा? क्या कहा जाएगा कि हमें ड्रामा का ज्ञान नहीं है। और ड्रामे में कौन कौन सी चीजें होती हैं? स्थान, समय, वायुमंडल। और ड्रामे के बाहर क्या होता है? व्यक्ति, स्थान और वायुमंडल। हाँ, कोई नहीं, आप ऐसे ले लीजिए, स्थान, समय, वायुमंडल, व्यक्ति ले लीजिए, वो सब जुड़ी उसी से चीजें हैं। और ड्रामे से बाहर क्या चीज है? कौन सा कंसेप्ट है? स्थिति की बात है। तो ड्रामे से बाहर स्थिति है और ड्रामे के अंदर स्थान, समय, वायुमंडल है। हमें इस बात की अच्छी से जानकारी होनी चाहिए कि देखो, जब हम ड्रामे में पार्ट बजाते हैं तो हम स्थान, समय और वायुमंडल में बंधते ही हैं। लेकिन एक सूत्र है कि पुरुष जितना ऊंचा रहेगा, प्रकृति उसको इतनी जल्दी नीचे उतार नहीं पाती है। बस एक हमारे पास सूत्र है, तो हम समझ जाते हैं। तो हम क्यों ना पुरुषत्व को ऊंचे से ऊंचा रखें। पुरुष तत्व मतलब आत्म तत्व। आत्मा की परिभाषा के आधार पर हम इतनी ऊंचाई बना लें कि प्रकृति हमको जल्दी नीचे
ला ना सके, हमारे लिए द्वैतवाद जल्दी आ ना सके। बात समझ रहे? हमारे लिए द्वैतवाद ना आ सके जल्दी, ये हम जान जाते हैं। तो हम क्या करते हैं? हाँ, हम क्या करते हैं? अभी हमारे हाथ में जैसे किसी को ब्रश और पेंट दे दिया जाए और कहा जाए तुम अपने लिए अपनी अच्छी से अच्छी तस्वीर बनाओ। तुम तस्वीर अपनी जैसी बना लोगे, तुम्हारी वैसी ही तस्वीर, तुम्हें वैसे ही रंग रूप सब कुछ मिल जाएगा। तो बड़ा सोचते रहेगा कि उसको कोई दुनिया में ही अच्छा ना लगेगा, कहेगा कैसी बनाऊं, मिटारेगा बनाएगा, मिटारेगा बनाएगा, इसे तो करेगा। अच्छे से अच्छा बनाना है, रात दिन उसको इसी में लगा रहे, क्योंकि ये तो उसकी ही कृति है। अब मैं यही बन जाऊंगा, मेरी यही तकदीर हो जाएगी, यही मेरी किस्मत हो जाएगी। तो क्या करेगा वो? एड़ी चोटी जोर लगाए नहीं लगाएगा? एड़ी चोटी का जोर लगा के अपनी कृति की रचना करता है पुरुष। प्रकृति, प्रकष्ट कृति। इसी एड़ी चोटी समझ रहे ना? एड़ी मतलब जहां अंधकार में है पूर्ण रूप से, सच्चाई के संकल्प चलते ही नहीं, ऐसी कृति से हम कहाँ पहुंच जाएं? पलटकर जहां देह भान के कोई संकल्प चले ही नहीं, ऐसी जगह पहुंच जाएं, नीचे से बिल्कुल ऊपर। तो अब ऐसी रचना रचनी तो कितना कठिन काम है। तो सारी एड़ी चोटी का जोर लगाकर पुरुष अपनी प्रकष्ट कृति रचता है। उसी को हम कहते हैं अपनी किस्मत बना लेना, अपनी तस्वीर बना लेना, क्योंकि ऊंचाई पर हम बना सकते हैं उस बात को। और ऊंचाई को समझ लेना किसकी बात है? स्थिति की बात है, आत्म तत्व की बात है। आत्मिक स्थिति कितने लंबे समय तक रहे इसकी बात है। यहाँ हम क्या बना रहे हैं? हाँ बोले दीदी। कहने का मतलब है कि वो ड्रामे के अंदर भी अपनी ऊंची से ऊंची रचना का निर्माण कर सकता है ना? ड्रामे के अंदर नहीं कर सकता। पुरानी दुनिया को लात मारे बगैर कृष्ण के हाथ में नई दुनिया का नक्शा तैयार हो सकता है? नहीं। तो जैसे वो मान लो आत्म वाली परिभाषा तो तेज से तेज ऊंची से ऊंची काम कर रही है ना उसकी। नहीं, कर कैसे सकती है? आप बताइए ना। पुराना खत्म किए बिना नया कभी कोई बना पाया है आज तक? आप मान लीजिए जहाँ रहती हैं, पुराना लग रहा है आपको कि नहीं हमें हटाना है, तो अब क्या करेंगी? पुराने को तोड़ेंगी तब तो नया बनाएंगे, कि वहीं पुराने में थोड़ा तो नया बनाती रहेंगे? ऐसा कभी हो सकता है? बताइए। तरफ तो ये बोला जाता है कि कुछ छोड़ना भी हो, फिर दूसरी तरफ कह दिए सब कुछ भूल जाओ। तो आपने ध्यान दिया क्या चीज छोड़ने के लिए कहा गया? भूलने के लिए कहा गया है। पुरानी क्या चीज हो गई है? देह, और देह की परिभाषाएं ही पुरानी हैं। एक एग्जाम्पल समझिएगा आप लोग। कोई व्यक्ति अपने ऑफिस में, अपने घर में जब कार्य करता है तो वो एक देह भान में करता है। मान लीजिए कल उसका एक्सीडेंट हो जाता है और कोमा में चला जाए। परसों उससे कहा जाए तुम तो इस कंपनी के मैनेजर हो, तो वो ना कंपनी का नाम जानता है और ना ही अपने मैनेजर के पद को जानता है। दूसरा आके कहे अरे मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ, कहेगा मैं नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अब बेटे की परिभाषा नहीं रही। बात समझिएगा, वो भान नहीं रहा, वो पुरानी परिभाषा नहीं रही। और वास्तव में विनाश है क्या? तो मुरलियों में बात बताई जाती है। ध्यान दिया आप लोगों ने कभी? जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है पुरानी दुनिया में तो सब भूल जाता है। विनाश ऐसा, महाविनाश एक ऐसा ही एक्सीडेंट है। पॉइंट सुना आप लोगों ने? सुना ना? ऐसे समझिए। हाँ, विनाश मतलब विपरीत नाश। जो हमारे लिए नहीं करने लायक था वो सब नाश कर दिया। वो हमारी विस्मृत हो गया, भूल गए, याद नहीं हमें अब। मिनी दी, आपको क्लियर हो रहा है? हाँ दीदी, हाँ। विस्मृत होना, पुरानी परिभाषा। इसलिए हम शब्द बिल्कुल एक्यूरेट यूज करते हैं। देह भूल जाना एक अलग चीज होती है, देह बान भूल जाना बिल्कुल विपरीत चीज है। अब आपके अंदर वो भान नहीं होना चाहिए, इसीलिए कहते हैं आप मुए मर गई। विपरीत मुंह हो गया ना, मुख विपरीत हो गया, वो परिभाषा नहीं रहती, भान। इसीलिए बोला विनाश एक क्या है?
एक एक्सीडेंट है, ये समझने की बात है।